हेलो सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट, दिस साइड सीएस अर्जुन छाबड़ा। दिस इज जस्ट टू इन्फॉर्म यू, रोज दिसंबर 2020 सीएमए फाउंडेशन जो 5 दिसंबर को एग्जाम होने वाला है, रोज उसके लिए जूम में लाइव लेक्चर्स होते हैं। सर जूम में क्यों होते हैं, यूट्यूब में क्यों नहीं होते? भाई यूट्यूब में हम आपको देख नहीं सकते, यूट्यूब में आप हमको कुछ बोल नहीं सकते, आप सिर्फ चैट कर सकते हो। तो रेगुलर जूम लाइव लेक्चर्स हो रहे हैं, उसका रिकॉर्डेड सेशन बैकअप के लिए यूट्यूब में अपलोड किया जाता है। तो आई रिक्वेस्ट यू, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे सीएमए फाउंडेशन के लिए ग्रुप दिया हुआ है, आपको टेलीग्राम के सर्च इंजन में लिखना एक्ट सीएमए फाउंडेशन, जैसे यहां पे दिया है, ज्वाइन द ग्रुप। कौन सा लेक्चर कब हो रहा है, क्या टाइमिंग है, मीटिंग आईडी क्या है, पासवर्ड क्या है, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड यू इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप। रेगुलर बेसिस में अगर आपने उसको अटेंड कर लिया, ऑलरेडी उसको वीक हो चुके हैं शुरू होते हुए, उसके बैकअप आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे, इसके पहले भी वीडियो अपलोडेड है। रेगुलर अगर आपने उसको अटेंड कर लिया, गारंटीड रिजल्ट, एटलीस्ट आप फेल तो नहीं होंगे, आप पास जरूर हो जाएंगे। सो जितने भी वीडियोस अब तक, जितने भी लेक्चर हैं, वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। और अब क्या चल रहा है, मैथ्स में चल रहा है सेंट्रल टेंडेंसी एंड अकाउंट्स में चल रहा है कंसाइनमेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा वीडियो जैसे ही खत्म होगा, सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट 2 एंड फर्दर लेक्चर आपको मिलेंगे, एंड अकाउंट्स का आपको मिलेगा कंसाइनमेंट वाला चैप्टर। सो स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय। और लेट्स बिगिन। आई होप सबने हेडिंग दे दिया है। दैट्स काफी मौसम क्लाउडी है, ऐसा अशफाक बोलते हैं। यहाँ पे कोची में काफी गर्मी है। आज मैं अपने काम से कोची आई हूँ और यहाँ पे काफी गर्मी है। ठीक है, हेलो टू ऑल एंड विद दैट ऑल द बेस्ट। एक पेस के साथ शुरुआत करने वाले हैं। पहले देखते हैं कि कल हमने क्या देखा था। कल हमने देखा था कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, मेजर्स में 3 चीजें आती हैं। प्राइमरीली होता है अरिथमेटिक मीन, रादर मीन, मीडियन एंड मोड। फिर मीन में 3 कैटेगरीज आएंगी, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। मीडियन टेक्निकली एक पोजिशनल एवरेज है एंड मोड वो फ्रीक्वेंसी है या वो ऑब्जर्वेशन है जो बहुत बार आपको देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कुछ सीरीज ऑफ नंबर्स देख रहे हैं और जहां पे 4 आपको रिपीटेडली देखने को मिल रहा है, तो आप 4 को मोड बोल के डिक्लेयर कर दोगे। सो मोड इज नथिंग बट द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अकरिंग ऑब्जर्वेशन इन पर्टिकुलर गिवन सीरीज। यहां तक हमने देखा था। कल ये भी देखा था कि अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन अगर ए और बी देते हैं तो कैसे किया जाता है, वो हमने जरूर पढ़ा था। आज क्या सिस्टम रखने वाले हैं, आज हम लोग मीन से शुरुआत करेंगे और हर पॉइंट को एम्फसाइज करते हुए आगे चलेंगे। सबसे पहले हेडिंग दीजिए अरिथमेटिक मीन, यानी कि एएम। दिस इज एन ऑफिशियल शॉर्ट फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक मीन, एएम। शॉर्ट फॉर्म सुनते ही बड़ी खुशी होती है, बिकॉज काम कम करना पड़ता है, सो वो टेंशन नहीं अपने को। ठीक है, तो सबसे पहले कैटेगरी है फॉर इंडिविजुअल डेटा, जहां पे आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दिया गया है। पहली कैटेगरी है अरिथमेटिक मीन, कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन फॉर इंडिविजुअल डेटा, फॉर इंडिविजुअल डेटा, यानी कि ब्रैकेट में लिखो, यहां पे फ्रीक्वेंसी नहीं देंगे, दैट इज विदाउट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, मतलब एक्स एंड एफ में आपको एफ नहीं देंगे, सिर्फ एक्स देंगे। उस सिचुएशन में एक्स बार विल बी इक्वल टू समेशन एक्स, एक्स बार विल बी इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन, जहां पे आप एन बोलेंगे क्या है, आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। अब झट से यहाँ पर एक एक बार प्रॉब्लम करेंगे। अब आपको कैलकुलेट करना है कि अरिथमेटिक मीन क्या है फॉर दीज गिवन नंबर्स। सो इमीडिएटली कैलकुलेटर पे लीजिए और मुझे बताइए इसका अरिथमेटिक मीन क्या आएगा। ऑलराइट, चैट बॉक्स ऑन रखने हैं, नोटबुक में लिखना है। इमीडिएटली मुझे आपने
चैट बॉक्स में लिख के भेजना है। यही स्पीड रहेगा, यही स्पीड पे कैप्चर करेंगे। लेट्स सी हु इज द फर्स्ट वन टू आंसर। ओके माय गॉड, श्वेता, विजय, अशफाक, रितेश, वत्सला, ऋतिक, रोशन। ऑलराइट, ऋतिक, रोशन, ठीक है। क्रांति, ऋषभ अग्रवाल जी, ओके। गुरप्रीत कौर, अक्षित, वेरी वेल। किया क्या आपने? समेशन एक्स कैसे किया? एक्स बार इज इक्वल टू 5 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 डिवाइडेड बाय आप करेंगे 4, डिवाइडेड बाय आप करेंगे 4। इट्स वेरी इजी। 7.25 है आपका आंसर। 7.25 है आपका आंसर। अब जरा सोच के बताइए, अगर हर ऑब्जर्वेशन को मैं 1 से बढ़ा दूं, यानी कि इफ माय न्यू ऑब्जर्वेशंस आर 6, 8, 9 एंड 10, तो मेरा एक्स बार क्या आ जाएगा? फिर आप यही करेंगे क्या? 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 अपॉन 4। विल यू डू द सेम? वेरी वेल, फ्यू पीपल हैव स्टार्टेड आंसरिंग। क्या करेंगे बताइए सोच के। आई वेट फॉर एवरीवन टू रिस्पॉन्ड। कुछ लोगों का नेट स्लो भी चल रहा होगा, नेवर माइंड, मैं वेट करूंगी। ओ माय गॉड, आई लॉस्ट द थिंग बिकॉज बहुत सारे लोग आगे जा रहे हैं। ऑलराइट, +1 करेंगे। कोई भी डम इंसान दोबारा से चीजें ऐड नहीं करेगा। अगर ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाय 1, आपका अरिथमेटिक मीन इज इंक्रीज बाय 1। अब अगला सवाल है, अगर आपका अरिथमेटिक मीन रादर अगर आपके ऑब्जर्वेशंस में एक एक से कम कर दूं, एक एक से कम कर दूं, जैसे मेरे नए ऑब्जर्वेशंस हैं 4, यहां से देखो, यहां चेंज कर रही हूं मैं, 4, 6, 7 एंड 8, तो मेरा एक्स बार क्या आ जाएगा? कैन यू प्रेडिक्ट द एक्स बार? कैन यू प्रेडिक्ट एक्स बार? 6.25। A lot of people have answered. Very well. अगर हर ऑब्जर्वेशन को एक एक से कम कर दूं, तो आपका मीन भी क्या हो जाएगा? एक एक से कम। सो ये जो 7.5 था, अब बनेगा आपका 7.25 था, अब बनेगा 6.25। सेकेंड वाले केस में मैंने हर चीज एक एक से बढ़ा दी थी, तो मेरा मीन भी एक से बढ़ जाता, तो सेकेंड केस में आता एक्स बार इज इक्वल टू 8.25। फेयर इनफ। ओके, इसी को जोड़ते हुए हम आगे जाएंगे। सपोज माय ऑल ऑब्जर्वेशंस, न्यू ऑब्जर्वेशंस नहीं दे देती हूँ, 6, 7, 9, 10 एंड 11। मुझे जरा एक्स बार बता दीजिए। जानबूझ के इजी चीजें ले रहे हैं हम लोग, सो दैट लर्निंग भी हो जाए एंड प्रैक्टिस भी हो जाए। चलो, इसी स्पीड से कैप्चर करेंगे, आप इसी स्पीड से जाएंगे। 8.6 is the majority का आंसर। वेरी वेल, 8.6, एक्स बार इज 8.6। वेरी वेल। अब सोच समझ के बताइए, अगर मैं हर ऑब्जर्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करती हूं, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 5, तो एक्स बार पे असर क्या होगा? एक्स बार पे असर क्या होगा? करेक्ट, 8.6 को आप क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 8.6 इंटू आएगा 5 एंड जवाब दीजिए फिर से। इट्स 43। वेरी गुड, अ लॉट ऑफ पीपल हैव आंसर्ड, अ लॉट ऑफ पीपल हैव आंसर्ड। द आंसर इज 43। क्या करेंगे आप? एक्स बार को दोबारा से कैलकुलेटर पर नहीं लेंगे, वी विल सिंपली मल्टीप्लाई दैट बाय 5। अब ओरली अगली प्रॉपर्टी कवर अप करते हैं। अगर इन सारे ऑब्जर्वेशंस को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, यानी कि 3 कर दिया, 3.5 किया, फिर 4.5 किया, then I have 5 and then I have 5.5. What will be the impact of that on x bar? What will be the impact of that on x bar? करेक्ट, आप जो ओरिजिनल मीन है, जो ओरिजिनल मीन है उसे क्या करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे। आई एम सॉरी, हाँ राइट, 5 से डिवाइड किया था या 2 से किया था? नहीं, 2 से डिवाइड किया था। ऑलराइट, सो उसे क्या हो जाएंगे? 8.6 को हम क्या करेंगे? 2 से
डिवाइड करेंगे। करेक्ट। टू से डिवाइड करना है, इस केस में 2 से डिवाइड करना है। अगर मैं सारे ऑब्जर्वेशंस को 5 से डिवाइड करती तो ऑब्वियसली एक्स बार को हम 5 से डिवाइड करते। सो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन को हम जो भी ट्रीटमेंट देते वही हमें एक्स बार को देनी है। आई होप दिस पॉइंट इज क्रिस्टल क्लियर। ये अब एग्जाम के समय भी दोबारा से देखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? आई होप सबके पास ये अच्छे से लिखा हुआ भी है ना? फाइन। अब सोच समझ के बताइए। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज लिखने वाले हैं। अगले लाइन पे लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ मीन। अगले लाइन पे लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ मीन। जो अभी हमने पढ़ा था ना, दैट हैज गॉट सम टिपिकल सिग्निफिकेंस। अगर हम ऑब्जर्वेशंस को एडिशन या एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का ट्रीटमेंट देते हैं तो उसे इन टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स हम लोग चेंज ऑफ ओरिजिन बोलेंगे। ये बहुत कॉमनली पूछा जाने वाला सवाल है कि अरिथमेटिक मीन पर चेंज ऑफ ओरिजिन का क्या असर पड़ता है। सो वो एक बार करा देती हूं। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन ऑन एएम। चेंज ऑफ ओरिजिन में 2 ट्रीटमेंट्स आती हैं। एक तो आप हर ऑब्जर्वेशन में कोई चीज ऐड कर सकते हो या फिर हर ऑब्जर्वेशन में से कोई चीज सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इन एवरी ऑब्जर्वेशन सपोज यू ऐड 5, तो वहां पे हमने ट्रीटमेंट दिया एडिशन का। या फिर अगर एवरी ऑब्जर्वेशन में से आपने सब्ट्रैक्ट किया 2, तो फिर आपने ओरिजिन शिफ्ट किया 2 से एंड नेगेटिव वाला ट्रीटमेंट यहाँ पर दिया है। सो अगर हम कोई पर्टिकुलर नंबर कॉमनली सारे ऑब्जर्वेशंस में इफ वी ऐड, देन डेफिनेटली हमने देखा कि एक्स बार पर भी वही असर पड़ता है। एंड यस, अरिथमेटिक मीन विल चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ एनी एडिशन और एनी सब्ट्रैक्शन मेड इन द ऑब्जर्वेशंस। एंड यस, इफेक्ट ऑफ चेंज इस पर होगा। इफेक्ट ऑफ चेंज इस पर डेफिनेटली होगा। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पर क्या हो रहा था। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का भी असर उस पर हो रहा था। जैसे हर ऑब्जर्वेशन को अगर हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपका एक्स बार 5 से मल्टीप्लाई होता है, या फिर हर ऑब्जर्वेशन को हमने 10 से डिवाइड किया तो आपका जो एक्स बार है उसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब ओरिजिनल एक्स बार को भी क्या करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का ट्रीटमेंट है ना, यहाँ पे उसे बोलते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ स्केल। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ स्केल। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ स्केल में या तो हम हर ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर डिवाइड कर सकते हैं, जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था। एंड यस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का सारी चीजों का असर जो है वो एक्स बार पर पड़ता है। और इसीलिए मैं बोलूंगी कि यस, अरिथमेटिक मीन विल चेंज ड्यू टू इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ स्केल। सो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन भी होगा और इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ स्केल भी होगा। अगला प्रॉपर्टी है कि विल इट बी अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज से इस पर कितना असर पड़ता है। एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज मैंने ये 3 ऑब्जर्वेशंस लिखे हैं, तो इसका अरिथमेटिक मीन आप कैसे करेंगे, 5 + 10 + 15 करेंगे, फिर डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो आएगा 10। ओके, अब 5, 10 एंड 15 में मैं अचानक से 250 ऐड कर दूंगी, तो मुझे बताइए व्हाट विल बी द अरिथमेटिक मीन, व्हाट इज द रिवाइज्ड अरिथमेटिक मीन। चलो, what will be the revised arithmetic mean? Let me see who answers first. 70 is the common answer. Correct. सिर्फ एक बड़ा नंबर ऐड करने से क्या हो गया,
आपका अरिथमेटिक मीन जो है वो ड्रास्टिकली चेंज हो गया। सो बहुत बड़े ऑब्जर्वेशन को या बहुत छोटे ऑब्जर्वेशन को हम बोलेंगे एक्सट्रीम वैल्यू। एंड एक्सट्रीम वैल्यू इज अ वैल्यू जो बहुत ज्यादा बड़ी है दूसरे ऑब्जर्वेशन के कंपैरिजन में, या फिर जो बहुत छोटी है दूसरे ऑब्जर्वेशंस के कंपैरिजन में। एक एग्जांपल और कंसिडर करते हैं। यहां पर मैंने क्या किया था, 250 is a value that is greater than all the other observations present. Now I'm going to consider एक ऐसी वैल्यू जो दूसरे ऑब्जर्वेशंस के मुकाबले काफी छोटी है। सो अब एक काम कीजिए, नाउ स्टार्ट कैलकुलेटिंग अरिथमेटिक मीन ऑफ दीज 3 नंबर्स। सो मुझे अरिथमेटिक मीन बताइए, 200 प्लस 400 प्लस 450। Okay, so a lot of people have answered 350. Very well. Guys, दूसरे ने जवाब दे भी दिया ना तो मेरे ख्याल से आपने अपना जवाब अलग से देना चाहिए। Even if others are answering, is you are answering for your own good. Okay. अगर इसी झुंड में मैं एक और ऑब्जर्वेशन ऐड कर दूं तो मुझे बताइए अब रिवाइज्ड अरिथमेटिक मीन क्या आता है। मुझे अब बताइए रिवाइज्ड अरिथमेटिक मीन अब क्या आता है। यानी कि आप नंबर्स ऐड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। $263 करेक्ट, करेक्ट। देखो ओरिजिनल अरिथमेटिक मीन से ये कितना अलग आया, कितना अलग आया। So it is definitely affected a lot by the presence of extreme values. So ये एक सेंटेंस मार्क कर लीजिए या लिख दीजिए, arithmetic mean is affected by extreme values. extreme values का क्या मतलब है, बहुत बड़ा या फिर बहुत छोटा वैल्यू। 4:45 को मैं एक 10 मिनट्स का ब्रेक देने वाली हूं क्योंकि माय डैड इज रिकवरिंग फ्रॉम कोविड-19 एंड उनके डॉक्टर साहब के साथ मेरा कॉल है, तो वहां पे एक 5-7 मिनट का ब्रेक रहेगा, हम इमीडिएटली ज्वाइन करेंगे। आई होप एवरीवन हैज नोटेड दैट। चलो इतना हो गया है तो मेरे लिए एक थम्स अप डाल देना, तो आगे चलते हैं। ओके अब सिस्टम ये फॉलो करेंगे, पहले मैं एक सेंटेंस बोलूंगी और आप मुझे बताएंगे कि आप एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं। क्या हमने अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करते वक्त सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस को कंसिडर किया? इज इट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस दैट आर प्रेजेंट इन द गिवन सीरीज? सो अगला पॉइंट है बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस। Yes, it is. A lot of people have answered yes. चलो लिखो agreed, टिक मार दो। मॉड्यूल में ना बहुत कॉमनली इजी टू कैलकुलेट ऐसा लिखते हैं या फिर इजी टू अंडरस्टैंड। दैट डजंट मेक अ लॉट ऑफ सेंस बिकॉज इजी टू कैलकुलेट का मतलब है कैलकुलेटर पर वैसे भी लेके हम कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इजी टू कैलकुलेट, इजी टू अंडरस्टैंड अगर आपको चाहिए तो आप लिख दीजिए। ओके अगला सवाल है, क्या कंबाइंड मीन कैलकुलेट कर सकते हैं हम? क्या कंबाइंड मीन कैलकुलेट कर सकते हैं? हाउ टू कैलकुलेट कंबाइंड मीन ऑफ 2 ग्रुप्स? चलो फॉर्मूला लिखते हैं, n1x1 प्लस n2x2 अपॉन n1 प्लस n2। करेक्ट। इमीडिएटली एक प्रॉब्लम करेंगे इस पर। यहां पर n1 क्या है, n1 एंड x1 दो ग्रुप्स दिए जाएंगे बेसिकली। सपोज यहाँ पे मैं गर्ल्स के बारे में बात कर रही हूँ एंड यहाँ पे बॉयज के बारे में बात कर रही हूँ। नंबर ऑफ गर्ल्स आर सपोज 50
एंड गर्ल्स ने एवरेज में लाए हैं 70 मार्क्स, वेयर एज नंबर ऑफ बॉयज आर सपोज 80 एंड बॉयज ने एवरेज में लाए हैं सपोज 80 मार्क्स. तो हाउ विल यू कैलकुलेट एवरेज ऑफ, लाइक कंबाइंड एवरेज ऑफ दिस पूरा ग्रुप? तो पूरे ग्रुप में कितने लोग आएंगे? N1 प्लस N2 यानी कि कितने? 50 प्लस 80. जिनको आता है यहां पर आगे कैलकुलेट कीजिए, मैं वेट करूंगी. सो कंबाइंड ग्रुप में 50 प्लस 80 दैट इज 130 स्टूडेंट्स रहेंगे. सो गिवन डेटा को यहां पर यू नीड टू सब्सटीट्यूट एंड कैलकुलेट द फाइनल आंसर. चलो, श्वेता कुमारी जी, आई अप्रिशिएट द स्पीड. श्वेता जी, विजय जी, पलक, क्रांति, ओ माय गॉड आई लॉस्ट वत्सला, रितेश, ओके फाइन. A lot of people have answered, guys. You need to help yourself. Make sure आप at least 2 digits रखें. You need to make sure at least you should have 2 digits when you write the answer. Yes, Kriti. ओम जी करेक्ट है ये. रोशन, अशफाक, very well. Very well, guys. ठीक है, करेक्ट. गुरप्रीत जी सही है. What about others? Everybody should calculate. हम लोग प्रवचन में नहीं बैठे हैं. You are supposed to actively participate in everything. अब लिखेंगे कैसे? X bar is equal to 50 into 70 plus 80 into 80 divided by 50 plus 80. So ये आएगा 3500 प्लस 6400 डिवाइडेड बाय करेंगे आप 130. हमेशा ध्यान में रखना है, न्यूमरेटर को फाइनलाइज करके अलग से लिखिए, डिनोमिनेटर को फाइनलाइज करके अलग से लिखिए और फिर फाइनली डिवीजन कीजिए, सो दैट यू वुड नॉट गो रॉन्ग. नाउ देयर इज वन असाइनमेंट फॉर यू. अगर कंबाइंड मीन में 2 ग्रुप्स की जगह 3 ग्रुप्स होते तो आप एक्स बार का फॉर्मूला कैसे लिखते? If the concerned situation would have considered 3 groups, what will be the change in the formula of combined mean for 3 groups? 3 ग्रुप्स का combined mean हम कैसे लिखते? चलो मुझे चैट में भेजिए. कल ही समझाया है मैंने, जो 2 के लिए वैलिड है वो 100 के लिए भी वैलिड है. वेरी नाइस, वेरी नाइस. गाइज आपको आता है तब भी आपने जवाब देना है. इट विल हेल्प यू अ लॉट टू रिमेंबर स्टफ. करेक्ट करण, पलक, श्वेता, ऋषभ एंड वत्सला ने भी सही जवाब दिया है. वेरी वेल, करेक्ट. सो कंबाइंड मीन हमने कर लिया. क्या कंबाइंड मीडियन भी कर सकते हैं कुछ ऐसा सिंपल तरीका करके? जी नहीं. पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि मीडियन ना एक पोजिशनल एवरेज है. मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए कुछ खास करने की जरूरत नहीं पड़ती है. इन केस ऑफ मीडियन अगर सिंपल ऑब्जर्वेशन होते तो हम लोग पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं सब कुछ और फिर बीच का वैल्यू उठाते हैं और फिर बोलते हैं ये आ गया मीडियन. मोड में क्या करते हैं? कुछ नहीं, काउंटिंग करते हैं, जो ज्यादा बार दिखता है वो अपना मोड है. मीन के केस में वैसा नहीं है. मीन के केस में कैलकुलेटर को लेके बैठना पड़ता है. यू हैव टू ऐड ऑल द ऑब्जर्वेशंस एंड देन यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. मीन के खुद के मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज हैं और इसीलिए कंबाइंड मीन कैलकुलेट करना बहुत आसान है. वैसे कंबाइंड मोड या फिर कंबाइंड मीडियन हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं. All right, so on that note, that is going to be the next point, that mean has mathematical properties. लिख दीजिए, mean has mathematical properties. फिर
क्या, अगला सवाल पूछ रही हूं मैं, क्या हम क्वालिटेटिव डेटा के लिए मीन कैलकुलेट कर सकते हैं? जैसे हमने मार्क्स के लिए तो कर लिया, जो एक क्वांटिटेटिव डेटा है, क्या इंटेलिजेंस के लिए कुछ मीन कैलकुलेट हो सकता है क्या? यस और नो? कैन वी कैलकुलेट मीन फॉर क्वालिटेटिव पैरामीटर्स? करेक्ट, अ लॉट ऑफ पीपल हैव आंसर्ड इज करेक्ट। नहीं, चलो वो मेरा अगला पॉइंट है। mean can be calculated, mean can be calculated only for quantitative data, quantitative data. Okay, चलो meanwhile speed पर एक कमेंट कर दो. I would like to read one comment on speed. बढ़ाना है, कम करना है, ऐसे ही रखना है? नॉर्मल है, यही है, परफेक्ट है. ओके, ठीक है. सो मीन जो है सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा के लिए निकल सकता है. फेयर इनफ. अगला सवाल जो है वो मैं इससे रिलेटेड है, लेकिन क्लासेस मतलब मीन व्हेन क्लासेस आर गिवन, वो टॉपिक खत्म होने के बाद पूछूंगी. तो 2 लाइंस नीचे छोड़ दीजिए, प्लीज लीव 2 लाइंस नीचे. अब एक सवाल का जवाब ओरली दीजिए. अगर किसी पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन में, सीरीज में रादर, सारे ऐसे ही ऑब्जर्वेशंस हैं, तो इसका मीन क्या आएगा? इफ all observations are the same, what's going to be the mean? इतना दिमाग ऑन रखना है ना, हर चीज को कैप्चर करना है. ऋतिक जी 5 से डिवाइड भी करना है. करेक्ट. चलो बाजू में लिख दीजिए, x बार विल बी इक्वल टू 5. ये अगला प्रॉपर्टी है जो आपको पूछा जा सकता है ना, जो मुझे लगता है बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, वो सारा करा रही हूं. वेरी गुड, अ लॉट ऑफ पीपल हैव आंसर्ड. नाउ आई एम लूजिंग द काउंट स्लोली. ओके, अगली चीज सही से लिखिए. सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस लिखिए. सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, पहले लिखिए फिर समझाती हूं. ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस about arithmetic mean is 0. About arithmetic mean is 0. मतलब मैं x और डेविएशन का एक कॉलम रखने वाली हूं. डेविएशन विल बी x माइनस x बार. अब देखो 5, 10 एंड 15 का x बार बता दीजिए मुझे. 5, 10 एंड 15 का x बार. बी क्विक एवरीवन. अब इतना टाइम नहीं मिलने वाला है जितना हम कल आराम से कर रहे थे, बिकॉज अब टारगेट अचीव करना है. सो ये आ गया 10. अब डेविएशंस करते हैं. क्या करना है? 5 माइनस 10, 10 माइनस 10, 15 माइनस 10. तो ये आ गया -5, 0 एंड 5. इसका टोटल ले लीजिए, कॉलम का टोटल ले लीजिए. सो इट्स 0. अपना पॉइंट मैंने क्या कर दिया? प्रूफ. वेरी नाइस. इस पर क्वेश्चंस आते हैं तो ध्यान में रखिए. नेक्स्ट वन. अब हमने डेविएशंस की बात की, अब सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस करेंगे. अगले लाइन पे लिखो, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस
of all observations about arithmetic mean is minimum, ये जीरो नहीं है यहाँ गाइज, ये मिनिमम है। प्रूफ करके बताती हूँ। स्क्वायर्स चाहिए ना मुझे, तो x करेंगे, d करेंगे और फिर d स्क्वायर करेंगे। सबसे पहला टास्क ये है कि आप मुझे x बार बताएंगे। चलो x बार बताइए फास्ट। सो d क्या आएगा? चलो x में कैलकुलेट कीजिए, ये आएगा 100 माइनस 200 माइनस 100, ये 0 आएगा और ये 100 आएगा। अब d स्क्वायर आप लेंगे तो ये आएगा 10,000, ये कुछ भी नहीं आएगा और ये आएगा 10,000। समेशन d स्क्वायर आ गया आपका 20,000, ये मिनिमम है। एज कंपेयर टू अगर हमने डेविएशंस मीडियन और मोड के साथ लिए तो, खैर इस केस में मोड पॉसिबल नहीं है बिकॉज नो ऑब्जर्वेशन इज गेटिंग रिपीटेड। बस एग्जाम्पल दे रही हूं, वैसे मीडियन भी इसका 200 ही आएगा, बस एक एग्जाम्पल दे रही हूं कि डी स्क्वायर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सो सम ऑफ स्क्वायर्स मिनिमम है, लेकिन सम ऑफ डेविएशंस सिर्फ लिया तो वो 0 है। दिस इज योर नेक्स्ट प्रॉपर्टी। फेयर इनफ। अब क्या करेंगे? अब डिस्क्रीट डेटा फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, यानी कि एक्स एंड एफ दिया तो क्या होता है लाइफ में। अगले लाइन पे लिखो, व्हेन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी इज गिवन, व्हेन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी इज गिवन, तो एक्स और एफ देंगे। अब ऐसे सिचुएशन में एक्स बार क्या आएगा? समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। एक बार प्रैक्टिस करेंगे, ये मैं आप पर छोड़ने वाली हूं, ये आपने मुझे बताना है कि कैसे करेंगे आप। चलो यहाँ पे अब आप एफ एक्स लेंगे, फिर एफ एक्स का टोटल लेंगे और फिर यहाँ पे समेशन एफ लेंगे। आई विल वेट फॉर एवरीबडी टू कैलकुलेट एक्स बार। थोड़ा सा रिविजन करके बैठना है, दिस इज अ फास्ट ट्रैक थिंग। यहाँ पे आपको बीच में बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा कि आप इधर उधर भी देखो। ओके, कुछ महारथियों का हो गया कैलकुलेट। ऑलराइट, समेशन एफ एक्स का टोटल क्या आ रहा है और समेशन एफ का टोटल क्या आ रहा है? एफ एक्स का टोटल 40 आ रहा है, करेक्ट, और ये 14 आएगा, तो एक्स बार कैसे करेंगे? 40 डिवाइडेड बाय 14 एंड फिर जो भी आएगा वो है आपका आंसर। So that's 2.85. So that answer is 2.85. Fair. ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी है। अब क्लास फ्रीक्वेंसी में जाएंगे। चलो अगले लाइन पे लिखो, AM when class frequency is given, क्लास एंड फ्रीक्वेंसी ऐसे बोलो, मैं अपने दिमाग में वैसा याद रखती हूँ। इसे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। तो अभी इसमें भी फॉर्मूला वही है, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ।
अब जरा सा देखते हैं कि क्लासेस एंड फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होने वाली है। सिंपल सिंपल एग्जांपल्स लेंगे। अब यहाँ पर x तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, क्या मुझे आप बता सकते हैं चैट बॉक्स में लिख के कि x कहां से कैलकुलेट होगा? कैन यू हेल्प मी कि x कहां से आएगा? वेरी वेल, वेरी वेल, करेक्ट। क्रांति, श्वेता, हिमांशु, श्वेता कुमारी जी, रितेश, रेडमी नोट जी, ओके। नंदिनी जी, नंदिनी जी ने एकदम कॉम्प्रिहेंसिव जवाब दिया है। अपर करो, लोअर करो, 2 से डिवाइड करो, वेरी वेल। एक्स आपका मिड पॉइंट होगा, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2 आएगा 15, 20 + 30 डिवाइडेड बाय 2 आएगा 25 एंड 30 + 40 डिवाइडेड बाय 2 आएगा 35। अब एफ एक्स करना आसान है। अब आप एफ एक्स करेंगे, समेशन एफ करेंगे। चलो, नाउ आई विल वेट फॉर एवरीवन टू डू दैट। इसके बाद मीन ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। ओके, कुछ लोगों ने तो जवाब भी दे दिया मीन का, वेरी वेल। ऋषभ, करण, विजय, कृति, श्वेता एंड वत्सला। सो ये आएगा 15, ये आएगा 50, ये आएगा 105। ये 170 आ रहा है क्या? समवन कंफर्म? एंड x बार इज इक्वल टू 170 डिवाइडेड बाय 6। ओके, चलो, a lot of people are with me, so happy to see that, very well. ओके, अब क्लास फ्रीक्वेंसी देने पर एक दो जो चीजें हैं वो और सीखनी है, यानी कि आपका अज्यूमिंग मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड, मतलब डेविएशन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तो अगला एक्स बार, अगला फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ, जहां पर ए होगा आपका अज्यूम्ड मीन और डी होगा डेविएशन फ्रॉम दैट अज्यूम्ड मीन। इस मेथड से हम कुछ करने नहीं वाले हैं अभी, क्योंकि आपको एग्जाम में ये नहीं दिया जाएगा कि कौन सा मेथड फॉलो करो, तो उसके ऊपर हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सिमिलरली स्टेप डेविएशन मेथड भी है, इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी डैश अपॉन समेशन एफ इंटू करेंगे आई, इंटू करेंगे आई। अब यहाँ पे मेरा एक सवाल है कि ये जो आई से हम मल्टीप्लाई करेंगे वो पूरे ब्रैकेट को करेंगे क्या सिर्फ इतने ही ब्रैकेट को करेंगे? मैं दोबारा से लिख देती हूँ स्टेप डेविएशन वाला पार्ट, आई होप आपने बाकी का लिख दिया है। आई एम टॉकिंग अबाउट द लास्ट फॉर्मूला फॉर स्टेप डेविएशन। मैं वेट करूंगी, सम पीपल हैव आंसर्ड, मैं फिर भी रुकूंगी जरा सा, लोग क्या कर रहे हैं वो देखने में मैं इंटरेस्टेड हूं। आई एम वेटिंग फॉर सम मोर आंसर्स टू कम। गलत जवाब देने पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना जवाब देने पर है। ब्रैकेट ओनली, वेरी गुड। तो ये अलग से ब्रैकेट आएगा। बेसिकली आपका डी डैश विल बी इक्वल टू डी अपॉन आई, डेविएशन का मतलब होता है एक्स माइनस जो आपका अज्यूम मीन है, अपॉन आएगा आई। लिख दीजिए ओनली ब्रैकेट। श्रेया, नंदिनी, पूजा, गुरप्रीत, विजय, वेरी गुड गाइज। ओके, सो ये है आपका डी डैश।
चलो, यहाँ पर मोस्टली चीजें खत्म होती है जो एग्जाम में आएंगी, मोस्टली चीजें जो खत्म होती है वो एग्जाम में आएंगी। कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन में काफी कुछ लॉग से रिलेटेड है, उसे आने का चांस बहुत कम है फिलहाल में, मैं उसे छोड़ के आगे बढ़ रही हूँ। A lot of things related to log are going to be there, जो आने के चांसेस बहुत ही कम है। I'm moving towards harmonic mean. I'm moving towards harmonic mean. Give heading harmonic mean. Guys, this is 16:46 in my clock. मैं आपसे प्रिसाइजली 10 मिनट के बाद मिलने वाली हूँ फॉर द रिमेनिंग टॉपिक्स एंड हियर वी गो। ठीक है, सो वी वर टॉकिंग अबाउट हार्मोनिक मीन। तो दो ऑब्जर्वेशंस के केस में हार्मोनिक मीन कैसे होता है, ये आई थिंक मैंने लास्ट वाले सेशन में कराया था। फॉर टू ऑब्जर्वेशंस ए एंड बी, हार्मोनिक मीन क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है? चलो बताओ। बच्चा कंपनी जल्दी जल्दी। ओके, अशफाक जी गुड मॉर्निंग जी। ज्योमेट्रिक मीन नहीं, हार्मोनिक मीन। बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए बी अपॉन ए प्लस बी। अगर सिंपल रूप में दे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। यानी कि क्या है, बेसिकली 2 है मेरा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, 2 है मेरा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, डिवाइडेड बाय सम किस चीज का करेंगे, 1 बाय x का करेंगे। x स्टैंड्स फॉर ऑल द ऑब्जर्वेशंस इन अ गिवन सीरीज। प्रिया जी बोथ आर करेक्ट, एक दूसरे का सिंप्लीफाइड वर्जन है ये। ओके, अब कभी कभी ना डिस्क्रीट सीरीज भी देंगे, यानी कि x एंड f आर गिवन, तो क्या करेंगे, सेकंड में लिखो, व्हेन x एंड f आर गिवन तो डिस्क्रीट सीरीज बोलते हैं इसे। क्लासेस देंगे तो उसे कंटिन्यूअस बोलते हैं, डिस्क्रीट सीरीज। तो यहाँ पे हार्मोनिक मीन क्या आएगा बच्चा कंपनी, कैन समवन टेल मी? हार्मोनिक मीन विल बी समेशन f अपॉन समेशन f अपॉन x, समेशन f अपॉन समेशन f अपॉन x। एक एग्जांपल क्विकली इसका करने वाले हैं, चलो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देंगे x, यहाँ पे देंगे f। स्टार्ट करते हैं। सपोज 1 2 एंड 3 है, ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसीज आर 3 2 एंड 9। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, कोई बात नहीं, समेशन f निकाल देंगे, वो बताइए पहले क्या आता है, और फिर अगले कॉलम में आप f अपॉन x निकालेंगे। पहले समेशन f बताइए क्या आता है। इतना फास्ट आपने कैलकुलेट करना है, एग्जीक्यूट फास्ट करना है। करेक्ट, समेशन f आ गया 14, तो मेरा न्यूमरेटर का बंदोबस्त हो गया। डिनोमिनेटर का करते हैं, f बाय x करना है। सो ये आएगा 3 अपॉन 1, तो ये आ गया 3। फिर आएगा 2 अपॉन 2, ये आ गया 1। फिर आएगा 9 बाय 3, ये आ गया 3। सो समेशन f बाय x क्या आ गया मेरा, 7। एक प्यारा सा आंसर आ गया, 14 बाय 7 इज 2। क्या हमेशा इतने प्यारे से आंसर आएंगे? नहीं, अगर यहाँ पे आंसर पॉइंट में आता है तो 2 डिजिट तक का आंसर कंसिडर करेंगे और फिर ऐड करेंगे, जस्ट अ प्रैक्टिस। तो ये डिस्क्रीट सीरीज के लिए है। अगले में लिखना कंटिन्यूअस सीरीज या फिर क्लास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। चलो अगले में लिखना कंटिन्यूअस सीरीज या फिर क्लास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो टेक्निकली यहाँ पे क्या होएगा डेफिनेशन, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू समेशन f अपॉन
समेशन एफ बाय एक्स, कुछ केसेस में, कुछ प्लेसेस में, मॉड्यूल्स में इसे समेशन एफ बाय एम भी लिखते हैं। यहाँ का एक्स और यहाँ का एम दोनों क्लासेस के मिड पॉइंट्स हैं, रादर मिड पॉइंट ऑफ क्लासेस। सो दैट्स वेरी इजी। अब एक टास्क मैं आपको देने वाली हूं, स्टार्ट करते हैं। यहां पर लिखूंगी एफ, यहाँ एक्स, यहां पर लिखूंगी एफ। स्टार्ट करते हैं। चलो पहले समेशन एफ बताएंगे सब लोग मुझे, फिर एक बार एक्स भी करेंगे, उसके लिए पहले एक्स लगेगा। चलो समेशन एफ करेंगे आप, फिर आप एक्स बताएंगे मुझे। ओके, समेशन एफ का वैल्यू मेरे पास आ गया है ऑलरेडी 180। वेरी गुड, वेरी नाइस। जय, करेक्ट जय। एक्स बताइए, एक्स यानी कि मिड पॉइंट्स होते हैं, वो आएंगे 30, आई एम सॉरी 15, 25 एंड 35। आ गए? कुछ लोगों ने एचएम भी कैलकुलेट कर लिया, दैट्स अ वेरी गुड स्पीड। अब एफ बाय एक्स कैलकुलेट करेंगे, तो पहला आएगा 45 बाय 15, दूसरा आएगा 65 बाय 25 और तीसरा आएगा 70 बाय 35। ये 2 आएगा और ये 3 आएगा। सेकंड वाले के 2 डिजिट तक का आंसर बता दीजिए क्या आ रहा है। 65 बाय 25। स्पीड कुछ ऐसे ही रखेंगे सो दैट मैक्सिमम चीजें कवर हो सके। इसमें मीन ही सबसे बड़ा टॉपिक है, मीडियन और मोड काफी छोटे हैं। तो ये आएगा 2.6, ये आएगा 2.6। अब समेशन एफ बाय एक्स का आप एडिशन लेंगे, समेशन एफ बाय एक्स का आप एडिशन लेंगे और फाइनल सब्स्टिट्यूशन करेंगे। समेशन एफ बाय एक्स का एडिशन आता है, कुछ लोग बोल रहे हैं वो एडिशन आ रहा है एक्चुअली 7.6, है ना? करेक्ट। और अब आप फाइनल जवाब देंगे 180 बाय 7.6 and that's 23.68, that's 23.68। वेरी गुड। करेक्ट। अब आगे जाएंगे। अगला पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कंपैरिजन बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। अरिथमेटिक मीन सबसे बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा एज कंपेयर टू ज्योमेट्रिक मीन, वही रिलेशन होगा ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन का। So in all the cases, arithmetic mean will be greater than geometric mean and harmonic mean. In addition to that, GM square is equal to AM into HM. In addition to that, GM square is equal to arithmetic mean into harmonic mean. किसी को कोई डाउट है तो जल्दी जल्दी बता दीजिए। ओके, एक पॉइंट बाय द वे जल्दी से कैप्चर करते हैं कंबाइंड हार्मोनिक मीन का। कंबाइंड हार्मोनिक मीन का एक पॉइंट कैप्चर कर देते हैं। मुझे देखना है किसी को आता है क्या, अगर दो ग्रुप्स दिए हैं तो उनका कंबाइंड हार्मोनिक मीन कैसे करेंगे? ओके वत्सला जी, अगर दो ग्रुप्स दिए हैं तो उनका कंबाइंड हार्मोनिक मीन कैसे करेंगे? मुझे देखना है किस किस को याद है ये। एक भी जवाब नहीं, पूरा सन्नाटा छाया हुआ। कोई एटलीस्ट मॉड्यूल तो लेके बैठो।
मॉड्यूल के बाहर का तो कुछ नहीं करा रही हूँ। ओके, करेक्ट ऋषभ जी, करेक्ट करेक्ट पलक। क्या करेंगे, N1 प्लस N2 अपॉन आएगा N1 अपॉन HM1 अपॉन आएगा N1 अपॉन HM1 प्लस N2 अपॉन HM2। बात खत्म। HM1 यानी कि हार्मोनिक मीन ऑफ फर्स्ट ग्रुप एंड HM2 का मतलब है हार्मोनिक मीन ऑफ सेकंड ग्रुप। एट द सेम टाइम N1 एंड N2 क्या है, N1 is nothing but number of observations in group 1 and N2 is nothing but number of observations in group 2. एक सवाल अब आपके लिए, मीन यहां पर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। श्रेया जी, आप जैसे ही x1 x2 बोलेंगे वो अरिथमेटिक मीन के लिए यूज किया जाता है। सो टू द एक्सटेंट पॉसिबल आप HM1 HM2 यूज करें तो ज्यादा अच्छा है। ओके, कृति, क्रांति, रुतेश एंड रोशन जी, इन सब लोगों ने काफी सही जवाब दिया है। अब आगे चलेंगे गाइस, आपके लिए एक सवाल है। अब तक हमने क्लास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अरिथमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में पढ़ा है। माय क्वेश्चन टू यू इज, कैन अरिथमेटिक मीन बी कैलकुलेटेड फॉर ओपन एंड क्लासेस? ओपन एंड क्लासेस के लिए अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट हो सकता है क्या? सन्नाटा। दो लोग ना बोलते हैं, बाकी सब लोग हाँ बोलते हैं। गाइज, ओपन एंड क्लासेस का मतलब क्या होता है, या तो लोअर लिमिट नहीं दिया हुआ या फिर अपर लिमिट नहीं दिया हुआ। अगर आपको याद है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं मीन, तो यहाँ पे ना गाइज समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ लगता है, जहां पे x जो है ना, x इज अ मिड पॉइंट ऑफ क्लास। और मिड पॉइंट कैसे आएगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो ओपन एंड क्लास में या तो अपर नहीं दिया होगा या फिर लोअर नहीं दिया होगा, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे x को? u और l हमें दोनों चाहिए। I hope this is clear. And that's why in case of open-ended classes, it's impossible to calculate arithmetic mean. I hope this is crystal clear. समझ में आया ना? लिख दीजिए इस पॉइंट को। Arithmetic mean cannot be calculated for open-end classes. Here ends almost everything in mean. बाकी सारी चीजें MCQs में भी कवर अप हो जाएंगी। अब हम लोग मीडियन की तरफ जा रहे हैं। मीडियन एक पोजिशनल एवरेज है। इसके मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज नहीं होंगे, इसके मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज नहीं होंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे फॉर इंडिविजुअल सीरीज कैसे कैलकुलेट करना है। फॉर इंडिविजुअल सीरीज कैसे कैलकुलेट करना है। इंडिविजुअल सीरीज मतलब सिर्फ नंबर्स दिए जाएंगे, फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, क्लासेस भी नहीं होंगे। अब यहाँ पे दो कैटेगरीज होती हैं कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड होने पर क्या करेंगे और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन होने पर क्या करेंगे। ऑड होने पर क्या करेंगे और इवन होने पर क्या करेंगे। ठीक है, ऑड होने पर क्या करेंगे, दोनों केसेस में स्टेप 1 तो सेम ही होगा। क्या होगा, अरेंज द ऑब्जर्वेशंस इन असेंडिंग ऑर्डर।
अरेंज द ऑब्जर्वेशंस इन असेंडिंग ऑर्डर, यही करेंगे। और दूसरा क्या करेंगे, अगर ऑड होगा तो मीडियन विल बी इक्वल टू n+1/2th ऑब्जर्वेशन। सिर्फ n+1/2 लिख के छोड़ना नहीं है। और अगर इवन होगा तो दो नंबर्स का एवरेज लेंगे हम लोग। कौन कौन सा, n/2 प्लस n+2/2, इन दोनों का एवरेज लेंगे, इन दोनों का एवरेज लेंगे। दोनों केसेस में क्या करना है एक बार करके बताती हूँ, मतलब हम प्रैक्टिस करेंगे। चलो पहले ऑड का केस लेते हैं, 3, 9, 7, 6 एंड 5। चलो इसका मीडियन कैलकुलेट कीजिए। पहले अरेंज एवरीथिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, ये आएगा आपका स्टेप 1। तो आप कैसे अरेंज करेंगे, 3, 5, 6, 7 एंड 9, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से 5। स्टेप 2 होगा n+1/2th ऑब्जर्वेशन, यानी कि 5+1/2th ऑब्जर्वेशन, यानी कि थर्ड ऑब्जर्वेशन, जो होगा 6, जो होगा 6। वेरी गुड, अ लॉट ऑफ पीपल हैव आंसर्ड। अब मैं ऑड के लिए जाऊंगी। आई होप यू रिटन एवरीथिंग। और अदर अब मैं इवन के लिए जाऊंगी। अगला एग्जांपल लेते हैं, 3, 9, 6, 11, 10 एंड 12। आपका जो स्टेप 1 है वो तो चेंज नहीं होगा। अरेंज एवरीथिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, 3, 6, 9, 10, 11 एंड 12। स्टेप 2 में ये हमने ऑलरेडी देख लिया है कि n मेरा 6 है, तो n मेरा इवन नंबर है। इवन नंबर होने पर मुझे थोड़ा सा दिक्कत होता है मीडियन कैलकुलेट करने के लिए। तो उस केस में मीडियन क्या आएगा, n/2th ऑब्जर्वेशन का और n+2/2th ऑब्जर्वेशन का हम लोग एवरेज लेंगे। n/2 यानी कि इस केस में 6/2, यानी कि थर्ड ऑब्जर्वेशन, वो होगा 9। और n+2/2th ऑब्जर्वेशन, n है मेरा 6, 6 + 2 इज 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 इज 4, यानी कि मुझे चाहिए फोर्थ ऑब्जर्वेशन। तो मैं 10 लिखूंगी यहां पर और 9 + 10/2 करूंगी, जो फाइनल आंसर मुझे देगा 9.5। आई होप दिस इज क्लियर। अब मैं आपके लिए एक दो प्रॉब्लम्स देने वाली हूं। इसमें मीडियन में 9.5 सबका आ गया है। चलो अब सब लोग एकदम विजिलेंट रहेंगे। पहले ऑड वाली चीज रहेगी। चलो पीपी लिखेंगे आप, पीपी स्टैंड्स फॉर प्रैक्टिस प्रॉब्लम। स्टार्ट। मुझे मीडियन चाहिए, डायरेक्टली मीडियन चाहिए। A lot of people have answered. मैं इसको डिस्कस नहीं करने वाली हूं, आप डायरेक्टली जवाब देंगे। ऋषभ जी अग्रवाल 95.5 नहीं आएगा बच्चे, इट्स 96। करेक्ट, इट्स 96। असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। n मेरा है 7, सो n+1/2 के पोजीशन का एवरेज, दैट मीन्स आई वांट 7+1/2, यानी कि फोर्थ पोजीशन का एवरेज नहीं, फोर्थ पोजीशन का ऑब्जर्वेशन। चलो अब अगला करेंगे। यहाँ पर अब ऑड होने, इवन होने वाला है, और हमने कर लिया है।
कोई ऑब्जर्वेशन रिपीट भी होता है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप भी फिर एक बार लिखेंगे. आई एम वेटिंग फॉर एवरीवन टू कैलकुलेट मीडियन. Okay, few people have started answering. ओके कुछ लोगों के बीच डिसएग्रीमेंट है, कुछ लोग 709 बोलते हैं, कुछ लोग 809 बोल रहे हैं. ऐसा क्यों भाई? चलो पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं. 201, 202, 709, 709. ठीक है. सो ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया. फिर आएगा 909, 1012, 1012, 1025. ओके वेरी वेल. सो 8 ऑब्जर्वेशंस हैं. 709 एंड 909 का एवरेज आएगा, विच मीन्स 809 विल बी द करेक्ट ऑप्शन. 709 एंड 909 का एवरेज आएगा, विच मीन्स दोनों के बीच का एक नंबर कोई आएगा. मैं भी एक बार वेरीफाई कर देती हूँ. $809 is the correct option. All right, that's it about the median when simple observations are given, जहां पे frequency का कोई नामो निशान नहीं है. चलो अब डिस्क्रीट सीरीज के लिए लिखते हैं जहां पर x एंड f दिया जाएगा. सो फॉर डिस्क्रीट सीरीज जहां पर x एंड f दिया जाएगा, तो यहां पर आपका मीडियन क्या होगा? किसी को आता है x एंड f? What will be the value of median in this case? How many of you can answer? Okay, first find cumulative frequency. Correct. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करेंगे और उसके बाद n+1/2 करेंगे. वेरी गुड. चलो करके देखते हैं x एंड f. एक मिनट. करके देखते हैं x एंड f. 1, 2, 3 and 4. 2, 4, 9 and 3. क्यूमुलेशन के लिए ऊपर से नीचे ऐड करना स्टार्ट करेंगे. दिस इज 2 + 4 is 6 + 9 is 15 + 3 is 18. ये मेरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, यानी कि मेरे n का वैल्यू भी है. सो अब कैसे करेंगे? मीडियन विल बी इक्वल टू ये 18 + 1 दैट इज 19 डिवाइडेड बाय 2 आएगा, यानी कि 9.5 ऑब्जर्वेशन आएगा. अब ये 9.5 ऑब्जर्वेशन को कैसे ब्रेक डाउन करेंगे? 9.5 तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा. कुछ नहीं, बहुत आसान है. 9.5 लाइज बिटवीन 6 and 15.
जो आगे वाला बॉक्स है वो इंपॉर्टेंट है और उसमें वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू एक्स मेरा मीडियन है, उस बात पे मेरा मीडियन बन गया 3। अशफाक जी, फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम मैटर नहीं करता है, एक्स का कॉलम मैटर करता है व्हेन यू आर आस्क्ड अबाउट मीडियन। आई होप दिस इज क्लियर। 15 नहीं, उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एक्स मुझे चाहिए विच इज नथिंग बट 3। लेट्स गो, नाउ वी विल डू प्रैक्टिस प्रॉब्लम। अब आप खुद से करना स्टार्ट करेंगे। Start with accumulating, please. All right. Catch up a typical speed और आगे जाइए। Catch up a typical speed और आगे जाइए। ओके, कुछ लोगों ने 11 बताया, कुछ लोगों ने 12 बताया है। बारह मेजोरिटी वाले हैं, कुछ 11 वाले भी हैं। I'll do it. 7 plus 9, 16 plus 5 is 21 plus 4 is 25, 27, 28 and 32। करेक्ट है ये मेरा n का वैल्यू है। मीडियन कैसे करेंगे? n प्लस 1/2 का वैल्यू प्राइमरीली देखेंगे। सो 32 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 मेरा आता है 16.5। 16.5 लाइज बिटवीन 16 एंड 21। तो उसके नीचे वाला बॉक्स इंपॉर्टेंट है एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x मेरा मीडियन है। गेट इट करेक्टेड पीपल, जिनका नहीं आया है था। अगर 16 ही आ गया तो 11 आंसर आएगा, लेकिन 16.5 आगे आ रहा है ना, तो मैंने आगे ले लिया है, आगे का ले लिया है। इट्स 16.5 और मॉड्यूल के अप्रोच के हिसाब से ही जा रहे हैं। यस, नीचे वाला लेंगे हमेशा के लिए, हमेशा के लिए नीचे वाला लेंगे। प्रिसाइजली 16 आया तो फिर आपका आंसर 11 होगा, लेकिन 16.5 आया है तो आंसर 11 नहीं होगा। वेरी वेल। अब क्लासेस की तरफ चलते हैं। अगले लाइन पे लिखो कैलकुलेशन ऑफ मीडियन व्हेन क्लासेस आर गिवन। व्हेन क्लासेस आर गिवन। चलो हेल्प मी आउट हियर। क्लासेस देने पर हम क्या करेंगे? ओके, फाइंड CF एंड देन फॉर्मूला। क्या होगा फॉर्मूला? करेक्ट। मेरा सवाल यह है कि मिड पॉइंट लगेगा क्या? डू वी नीड मिड पॉइंट? करेक्ट, रेडमी नोट। मिड पॉइंट लगेगा। कुछ लोग हाँ बोल रहे हैं, कुछ लोग ना बोल रहे हैं। लेट्स सी। कभी हाँ कभी ना चल रहा है। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है?
L1 plus L1 plus n by 2 minus CF अपॉन F इंटू C। तो कुछ लोग थोड़ा अलग अलग भी लिखते हैं, दैट्स ओके। मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस n by 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H लिखते हैं, I लिखते हैं और C भी लिखते हैं। ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। Everything will stand for class interval. No midpoints are needed because you do not see any x in the given formula. So I hope this point has been noted. No midpoint is needed. So typically, since because we are writing the answers for MCQs, even the small things matter. We do not need any midpoints. Why? Because I do not see any x in the formula. I hope that's crystal clear. चलो एक काम करते हैं, क्लासेस एंड फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा कोशिश करेंगे। चलो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। फ्रीक्वेंसीज आएंगी 3, 4, 1, 5 एंड 6। ओके, ये जो n है दैट इज नथिंग बट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के एंड में जो वैल्यू हमें मिलेगी वो एक्चुअली समेशन f भी होता है। क्यूमुलेशन स्टार्ट करते हैं तो लाइफ आसान रहेगी। ऐसा आया क्या देखो, ऐसा आया क्या देखो, 18 आ रहा है, एक मिनट, 19 आ रहा है, 19 आ रहा है एवरीवन, इज इट 19? करेक्ट, 19। करेंगे कैसे कैलकुलेट? सबसे पहले तो मुझे लगता है n/2, सो 19/2 लगेगा मुझे। सो n/2 इज 19/2 विच इज नथिंग बट 9.5। चलो लिख दो यहां पर, 19/2 will be equal to 9.5. Now 9.5 lies between 8 and 13. तो अगला वाला जो रो है that's very very important to me. So I'm putting a box around it. So I'm putting a box around it. और बॉक्स के अंदर की जो क्लास है वो मेरी मीडियन क्लास है, ये मेरी मीडियन क्लास है। अब जो मेरा मीडियन का फॉर्मूला है उसमें मैं सब्स्टिट्यूट करने वाली हूं। एक काम करते हैं, मैं यहां लिखने की कोशिश करूंगी, सब्स्टिट्यूट करती हूँ। L1 है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास जो है 30। n/2 मेरा ऑलरेडी आ गया विच इज 9.5। अभी भी मेरा CF क्या है वो नहीं पता। CF होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास टू दैट ऑफ द मीडियन क्लास। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, मतलब क्या, मीडियन क्लास के ऊपर की क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फिर डिवाइडेड बाय f है विच इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास विच इज कितना 5। इंटू करेंगे क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल कैसे आएगा, वो तो 10 है, 40 माइनस 30। तो ये क्या दिखेगा, 30 प्लस 9.5 माइनस 8 आएगा 1.5 अपॉन 5 इंटू 10। अब मुझे मीडियन का वैल्यू बताइए। सबको कैलकुलेशन करना आता है, आई एम श्योर एवरीबडी स्मार्ट इनफ। 33 आता है, ओके। करेक्ट, इट्स 33। अब पता चला इसे मीडियन क्लास क्यों बोलते हैं। 33 जो वैल्यू है ना दैट लाइज बिटवीन 30 एंड 40। दैट्स व्हाई 30 to 40 इज अ मीडियन क्लास। उस क्लास के अंदर अंदर आपकी मीडियन होगी। ऑलराइट, अब हम प्रैक्टिस करेंगे। अब मैं आपके लिए एक सवाल देने वाली हूँ, एक्स नहीं, क्लासेस एंड फ्रीक्वेंसी।
अब मदद की अपेक्षा बिल्कुल भी मत कीजिए, इट्स योर टास्क टू डू इट। Please start doing it. Okay, so a brief Some people have answered 300 या 400 में कंफ्यूजन। So n by 2 will be 160 divided by 2 which is 80। तो ये तो प्रिसाइज ही आ गया, वेरी वेल। ये आपका CF होगा और ये F आएगा, ये होगी मीडियन क्लास, दिस इज L1। अब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस n by 2 माइनस CF अपॉन F इंटू करेंगे क्लास इंटरवल। तो M क्या आएगा, L1 is 300 plus n by 2 which is 80 minus 40 divided by F which is 40 again multiplied by 100। ये 40 आ रहा है। I think the answer is precisely 400 median। So जिनका median is equal to 400 आया था, that's correct। जिनका median is equal to 400 आया था, that is correct। ओके गाइज, अब ना मीडियन जो है दैट डिवाइड्स पूरा ऑब्जर्वेशन इन 2 इक्वल पार्ट्स। क्या करता है मीडियन, पूरे ऑब्जर्वेशंस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, और इसीलिए मीडियन को ना पार्टीशन वैल्यू भी बोलते हैं। इसे पोजिशनल एवरेज भी बोलते हैं, पार्टीशन वैल्यू भी बोलते हैं। ऐसा क्यों है, बिकॉज मीडियन डिवाइड्स द ऑब्जर्वेशन इन 2 इक्वल पार्ट्स। सो मीडियन डिवाइड्स दो नहीं अ लिखते हैं, अ गिवन ऑब्जर्वेशन इन 2 इक्वल पार्ट्स, इसलिए उसे पार्टीशन वैल्यू भी बोलते हैं। जो कि मीडियन 2 में डिवाइड करता है। मुझे बताइए क्वार्टाइल्स कितने में डिवाइड करती हैं? क्वार्टाइल्स डिवाइड पूरे ऑब्जर्वेशंस इन हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स? 4 में। वेरी गुड। डेसाइल्स करती हैं 10 में एंड परसेंटाइल्स करती हैं 100 में। तो डेसाइल्स का कुछ स्टोरी ऐसा रहेगा, ये मीडियन है, ये क्वार्टाइल्स ने कर दिया 4 में डिवाइड, Q1, Q2 एंड Q3। मीडियन विल बी करस्पॉन्डिंग टू Q2। जहां पे हम डेसाइल्स की बात करें तो D5 विल करस्पॉन्ड टू Q2 विच इज ऑल्सो इक्वल टू मीडियन। और जहां पे हम परसेंटाइल्स की बात करें
तो P50 जो कि प्रिसाइजली बीच का वैल्यू है, दैट विल करस्पॉन्ड टू मीडियन। ओके, एक और बात को एम्फसाइज करना चाहूंगी मैं, आपका जो Q1 है दैट विल करस्पॉन्ड टू P25 एंड Q3 जो है दैट विल करस्पॉन्ड टू P75। I hope this is clear. So that was about quartiles, deciles and percentiles. Median will be equal to, इसके ऊपर सवाल आते हैं इसलिए एक बार लिख देते हैं, median will be equal to Q2 equal to D5 which is equal to P50। ये बात ध्यान में रखना है that this is a fast track revision। आपने थोड़ा सा घर पे भी पढ़ते रहना है to take maximum advantage of these sessions। So on that note, आज के लिए इतना ही। मीडियन का बाकी का पार्ट एंड मोड जो है, वेदर मीडियन हो गया है, क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स, डेसाइल्स बाकी है, एंड मोड जो है वो मैं अगले सेशन में कवर अप कराऊंगी। फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।